Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, पूरे ही 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 28 है। 28वां पेपर है हिंदी का ये। इसके पहले 27 टेस्ट पेपर में हिंदी के करा चुका हूं साथियों आपको। तो देखिए आज के क्वेश्चन देखें, कुछ नवीन क्वेश्चन हैं, कुछ क्या सारे ही नवीन क्वेश्चन हैं। और एक बार आप पेपर को करिए देखिएगा साथियों, यहाँ 25 कर दो। आप यहाँ अगर 25 क्वेश्चन सही कर देते हो तो बिल्कुल आप रीड को 30 ही क्वेश्चन सही करोगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन समझना है प्रश्न को। लेवल 1, लेवल 2, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी, चाहे आप किसी भी कंडीशन में अगर है इनमें से जो मैंने बताया है तो ये पेपर आप मिस नहीं करें साथियों। देखिए प्रश्न नंबर 1 में किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? समीक्षा और सूचीपत्र, सुई और प्रादुर्भाव, नुपुर और भौगोलिक, और माधुर्यता और साम्यता। तो साथियों सभी शब्द शुद्ध है। देखिए यहाँ पर भौगोलिक में ये डबल बड़ा हो लगता है साथियों, तो ये फिर अशुद्ध हो गया। माधुर्यता नहीं होता है, या तो मधुरता होगा या माधुर्य रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला या दूसरा साथियों। मित्रों प्रादुर्भाव में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, अतः समीक्षा और सूचीपत्र ये दोनों ही शब्द क्या है? शुद्ध है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। एक एक प्रश्न को समझिएगा क्योंकि प्रश्न बड़े ही लाजवाब बनाए गए हैं। निम्न में से सही संधि व प्रत्यय की दृष्टि से सही अलग नहीं हुआ है। तो संधि और प्रत्यय की दृष्टि से जो आपको लगता है कि ये सही अलग नहीं है, वो आपका राइट आंसर है। मनु प्लस ए मानव, छोटा प्लस भैया छुटभैया, कृतिका प्लस ए कार्तिकेय, वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष। तो मित्रों देखिएगा किसी भी दृष्टिकोण से अगर आपको अशुद्ध लगता है, या तो संधि के दृष्टिकोण से या प्रत्यय के दृष्टिकोण से, तो वही आपका राइट आंसर है। क्योंकि क्या कह रहा है? सही अलग नहीं हुआ है। मित्रों मनु प्लस है मानव बिल्कुल सही है। ये तो छोटा प्लस भैया से छुट भैया बनता है। कार्तिकेय में मूल शब्द है कृतिका और उसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बनेगा कार्तिकेय। लेकिन साथियों वटो प्लस वृक्ष वट वृक्ष नहीं होता है, बल्कि वटो प्लस वृक्ष बराबर शब्द बनेगा वट वृक्ष। तो वृक्ष फिर ये यहाँ पर गलत हो गया है, मतलब ये ही आपका राइट आंसर है, क्योंकि गलत को ही चुनना था साथियों यहाँ पर। दूसरे क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? चतुर का चतुराई, सर्व का सर्वस्व, गाना का गाने, और बच्चा का बचपन। तो उस शब्द का या उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक से भाववाचक बना है। मित्रों चतुर शब्द जो है ये तो एक विशेषण शब्द है, ये जातिवाचक नहीं है। सर्व शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द है, ये भी यहाँ पे जातिवाचक नहीं है। गाना, लेकिन गाना का गाने होगा क्या? भाववाचक नहीं होगा साथियों। गाने शब्द तो फिर बहुवचन में चला गया, भाववाचक में कहाँ गया? तो ये भी गलत। लेकिन एक शब्द है बच्चा जो कि जातिवाचक संज्ञा का है। बच्चा प्लस पन प्रत्यय में लगाते हैं तो शब्द बन जाता है बचपन, जो कि भाववाचक संज्ञा का है। तो जी हाँ, ये ही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 3 में। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कई जगह हम लगाते हैं साथियों। विकल्प नंबर 1 ये प्रथम चिन्ह, बोल के नहीं बताऊंगा नहीं तो आंसर फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा ये चिन्ह है, तीसरे विकल्प में ये वाला, और चौथे विकल्प में ये वाला चिन्ह है। तो साथियों अल्प विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? साथियों अगर हम बात करें अल्प विराम की, ये तो है अर्ध विराम और ये है अल्प विराम। चौथा विकल्प आपका सही है, ये विसर्ग वाला है साथियों। तो ये विस्मय अधिबोधक वाला है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। ये जो चिन्ह है, जैसे सुनो अपन कहते हैं ना, सुनो और फिर ये चिन्ह लगा देते हैं, तो ये वाला जो चिन्ह है यही अल्प विराम का चिन्ह होता है साथियों। प्रश्न नंबर 4 में चौथा ही विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर।
मित्रों प्रश्न नंबर 5 है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, वाक्य में क्रिया किस काल की हुई है? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। देखिएगा विकल्पों को और प्रश्न को समझिएगा, फिर विकल्प का चुनाव कीजिएगा राइट आंसर साथियों। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, मुकाबला किया, कर लिया तो मतलब भूतकाल में रहेगा, तो वर्तमान हम इसको बाहर निकाल देते हैं। अब किया था, किया है, अगर किया है आता तो आसन्न हो जाता, और किया आ रहा है तो फिर ये सामान्य भूतकाल में रहेगा। किया था आ जाता तो पूर्ण भूतकाल में बदल जाता साथियों। तो चौथा विकल्प 5वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, राम को बुलाया गया, नेताजी ने भाषण दिए और देव पुस्तक पढ़ता है। राइट आंसर साथियों छठे क्वेश्चन में। तो देखिए मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, ये तो है आपके भाववाच्य का उदाहरण। नेताजी ने भाषण दिए, यह है आपके कर्तृवाच्य का उदाहरण। देव पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल कर्तृ, क्योंकि कर्ता प्रधान है। लेकिन राम को बुलाया गया साथियों, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। जब कहीं पर भी किसी को बुलाया जाता है या फिर किसी अन्य से कोई चीज करवाई जाती है तो वहां कर्मवाच्य ही रहेगा साथियों। जैसे गीता के द्वारा पत्र लिखा गया, के द्वारा शब्द आते ही तुरंत वहां पर भी कर्म में वो आ जाता है। तो सेकंड विकल्प छठे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। अ उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अनुकूल, अनुसार, अपने और अपरिचित। बताइए साथियों। तो देखो जो अनुकूल शब्द है इसमें अनु प्लस कूल है, अनु उपसर्ग है। अनु प्लस सार है, अनु उपसर्ग है। अपने साथियों, अपने तो अपने होते हैं, मतलब इसमें तो कोई उपसर्ग लगा ही नहीं हुआ है। अपरिचित, इसमें अ प्लस परि प्लस चित, तो जी हाँ इसमें बिल्कुल अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपका चौथा विकल्प सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि प्रयुक्त नहीं हुई है? दावानल, दीपावली, विनायक और अरावली। मित्रों दीर्घ स्वर संधि, भाई स्वर में भी कौन सी दीर्घ जो प्रयुक्त नहीं हुई है? तो अरावली का संधि विच्छेद होता है अर प्लस अवली, बिल्कुल दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीपावली का संधि विच्छेद होता है दीप प्लस अवली, बिल्कुल दीर्घ स्वर संधि है। दावानल का संधि विच्छेद होगा दाव प्लस अनल, मतलब जंगल में लगने वाली आग। लेकिन विनायक का संधि विच्छेद होगा साथियों विनय प्लस अक, शब्द क्या बनेगा? विनायक। अयादि संधि का उदाहरण है साथियों, ये दीर्घ का नहीं है। तीसरा विकल्प आपका सही है 8वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा छिद्रान्वेषक, छिद्रान्वेषण, आलोचक और चुगलखोर। तो हर समय दूसरों की कमियां, होता है ना कि खुद में चाहे लाखों कमियां हो, लाखों, लेकिन दूसरे की एक कमी बर्दाश्त नहीं होती। तो साथियों जो हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषक। और ये शब्द कंफ्यूज कर सकता था आपको कि अगर प्रश्न आता हर समय दूसरों की कमियां ढूंढना, ये छिद्रान्वेषण, ढूंढने वाला मतलब कोई व्यक्ति, तो वो छिद्रान्वेषक। इसलिए प्रथम विकल्प 9वें में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। अली और अली शब्द का सही अर्थ है भंवरा, सखी, सखी, भंवरा, सखी, सहारा, सहारा, सखी। साथियों लेवल सेकंड में आपके शब्द युग्म का टॉपिक जुड़ा है, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने इसका भी इसमें डाल दिया है। देखिए इस अली का मतलब क्या होता है और इस अली का मतलब क्या होता है? मित्रों इस अली का मतलब होता है सखी और इस अली का मतलब होता है भंवरा। अतः दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों 10वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनुपम, अनुपस्थित, अनुपजाऊ, अनुराग। तो मित्रों अनु उपसर्ग किसमें प्रयुक्त किया गया है? देखने में सीधा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जब आंसर बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे साथियों। देखिए अनुपम की अगर हम बात करें तो इसका विच्छेद होता है अन प्लस उपम,
बराबर शब्द बनेगा अनुपम। तो इसमें अन उपसर्ग है, न की अनु। फिर अनुपस्थित को देखेंगे तो अन प्लस उपस्थित, तो साथियों इसमें भी अनु उपसर्ग नहीं है बल्कि अन है। फिर अनुपजाऊ को देखेंगे तो अन प्लस उपजाऊ, बराबर शब्द क्या बनेगा साथियों, अनुपजाऊ। ये छोटा उ रहेगा, सॉरी यहाँ पर, तो इसमें भी अन है। अर्थात तीसरे, पहले, दूसरे में अनु उपसर्ग नहीं है बल्कि अनु प्लस राग होता है साथियों, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 11वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, कक्षा का बुद्धिमान बालक महेश किताब जल्दी जल्दी पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। पुस्तक जल्दी जल्दी पढ़ता है, बालक महेश किताब जल्दी जल्दी पढ़ता है, कक्षा का बुद्धिमान बालक और उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपके उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, कर्ता इसमें कौन है, कक्षा का बुद्धिमान बालक महेश, ये क्या है साथियों, कर्ता। जब भी कर्ता या उद्देश्य का विस्तार पूछे तो उद्देश्य कर्ता के पूर्व का जो वाक्य है वही इनका विस्तार कहलाता है। जैसे इसके पूर्व का वाक्य क्या है, कक्षा का बुद्धिमान बालक, तो साथियों ये सही रहेगा तीसरा विकल्प, क्योंकि ये कर्ता या उद्देश्य के पहले का वाक्य है, वही कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। 12वें में तीसरा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, कौन सा वाक्य सरल नहीं है, राम खाना खाता है, राम श्याम और मोहन खाना खाते हैं, राजस्थान के अधिकतर छात्र बेरोजगार है और जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं। मित्रों सही आंसर सरल वाक्य कौन सा नहीं है साथियों। तो देखिए राम खाना खाता है, नॉर्मल लग रहा है कि सरल है। राजस्थान के अधिकतर छात्र बेरोजगार है, ये भी सरल है, लेकिन राम श्याम और मोहन खाना खाते हैं और जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो साथियों इसमें से कौन सा है जो सरल में नहीं रहेगा। मित्रों कई बार बता चुका हूं, जब एक से अधिक उद्देश्य हो या कर्ता हो और उनके द्वारा यदि क्रिया की जा रही है वो एक ही क्रिया हो तो वो सरल रहता है। तो राम श्याम और मोहन भले ही कर्ता 3 है लेकिन खाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम किस में रखेंगे, सरल में ही रखेंगे। तो जब परीक्षा आती है तब विद्यार्थी पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों ये। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहेगा, वर्षा, भाग्य, प्राण और दर्शन। सही विकल्प का चयन करो। तो दर्शन हो गए बहुवचन में है ये, तो प्राण उड़ गए बहुवचन में है, भाग्य खुल गया, भाग्य खुल गए ये भी बिल्कुल बदल गया, भाग्य खुल गया, भाग्य खुल गए। लेकिन जो वर्षा शब्द है, वर्षा हो रही है, अब यूं तो कहेंगे ही नहीं कि वर्षाएं हो रही है, तो ये हमेशा एक वचन में सही रहेगा साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे साथियों। हवन सामग्री शब्द का समास विग्रह होगा, हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन में सामग्री, हवन से सामग्री। तो साथियों हवन सामग्री का समास विग्रह होता है हवन के लिए सामग्री, आपका सेकंड विकल्प सही है। संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है मित्रों। प्रश्न 15 में दूसरा राइट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। एक भीड़ होती है ऐसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है, यह वाक्य है। सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल का और आसन्न भूतकाल का। तो होती है, हुई है नहीं, होती है वर्तमान में भी, तो भूतकाल को काट देंगे। अब अभी भी हो रही है क्या, अभी भी हो रही है क्या, नहीं, होती है लिखा है, हो रही है नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। बल्कि साथियों अतः चौथा और दूसरा तो गलत हो गया, लेकिन होती है सामान्य बात की जा रही है, क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से प्रदर्शित हो रही है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। यहां प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन मापन का ही एक अंग है, मूल्यांकन से शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता चलता है और मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध है। कौन सा कथन मूल्यांकन के संबंध में असत्य है, बताइए राइट आंसर इसका।
मित्रों, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। संपूर्ण विकास का पता चलता है छात्र के। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ति से भी गहरा संबंध होता है, लेकिन यह मापन का अंग नहीं है, बल्कि मापन मूल्यांकन का अंग है, मूल्यांकन मापन का नहीं है। अतः दूसरा कथन क्या है? असत्य है मूल्यांकन के संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। यहां दूसरा रहेगा सही। प्रश्न नंबर 18, लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णाकृति बनाकर अभ्यास कराया जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि और पेस्टोलॉजी विधि। तो बिंदु बिंदु से, तो साथियों बिंदु बिंदु मिलाकर के जो आकृति बनाई जाती है वर्णों की, तो उस लेखन कौशल की विधि का नाम है रूपरेखा अनुकरण विधि। मैंने बताया था ना किस प्रकार से बिंदु बना देते हैं, मैंने शुरू में भी पढ़ाई थी इस विधि को। ये जैसे क्या लिख दिया इन्होंने, अब छात्र को इनको मिलवाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? रूपरेखा अनुकरण विधि। साथियों विकल्प नंबर 1 सही है 18वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। साथियों प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री का गुण नहीं है। सामग्री सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। सामग्री का आकार कम से कम इतना होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे देख सके। सामग्री छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने वाली होनी चाहिए और सामग्री में अत्यधिक बातों का संकलन होना चाहिए। तो सही आंसर का चयन कीजिए कि कौन सा TLM के लिए सही नहीं है। मित्रों नॉर्मल सी बात है कि जो सामग्री आप कक्षा में प्रदर्शित कर रहे हो वो सुंदर और आकर्षक तो होनी ही चाहिए, साथ में उसका आकार भी इतना तो बड़ा होना ही चाहिए कि प्रत्येक छात्र उसको आसानी से देख सके। उसमें छात्रों के अंदर जिज्ञासा जागृत करने वाली प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक बातों का संकलन, भाई जो जरूरी बातें हैं उनका ही संकलन होना चाहिए। अत्यधिक मतलब अति से भी अधिक। साथियों अति से भी अधिक बातों का संकलन उसमें नहीं होना चाहिए, ये इसका गुण नहीं कहलाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 में चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। साथियों 20वां क्वेश्चन, निम्न में से अप्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूहों में की जाती है। यह तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह कक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाता है और सामान्यतः इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है। तो मित्रों अप्रमापीकृत परीक्षण का मतलब है वह परीक्षण जिनका निर्माण विद्यालय स्तर पर शिक्षकों द्वारा किया जाता है, वो होते हैं अप्रमापीकृत परीक्षण। साथियों तो तीसरा तो सही है। अब यूँ पूछा कि विशेषता नहीं है, तात्कालिक आवश्यकता की भी पूर्ति कर देगा, प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में भी कर देगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि इसकी विश्वसनीयता और वैधता बहुत कम होती है। बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक का जो उसके जो खुद के छात्र हैं उनके प्रति शिथिलता वो देता है साथियों इस प्रकार के मूल्यांकनों में। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा, इनकी वैधता और विश्वसनीयता कम मानी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 21, छोटा बालक पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करता है। यह पाठ्य पुस्तक के किस गुण से संबंधित है? आवरण, कागज, सार्थकता और उत्सुकता। तो देखा होगा सभी ने, छोटे बच्चों के जो पुस्तकें होती है उनकी बड़े ही रंग बिरंगे चित्र बने होते हैं, मज़ा भी आता है उसको देखने में। साथियों छोटा बालक उन पुस्तकों को देख देख कर उसके बहुत मजे मनोरंजन होता है, उसकी रुचि बढ़ जाती है किताबों के प्रति। तो ऐसा ये है आवरण, किस गुण किससे संबंधित है ये चीज़? आवरण से संबंधित है साथियों। आवरण का मतलब यूँ नहीं है कि बाहर का ही आवरण हो, प्रत्येक जो पुस्तक का कागज है उसका आवरण की बात की जा रही है। साथियों ये चित्रों को आवरण के अंतर्गत रखा जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, देखो और कहो विधि में किस बिंब का विशेष महत्व होता है? किस बिंब का विशेष महत्व होता है? भाव बिंब, दृश्य बिंब, श्रुति बिंब और इनमें से कोई नहीं। तो देखो और कहो मतलब आप इस चीज को देख रहे हो और फिर बोल रहे हो, तो बोलने से भाव और श्रुति नहीं, बल्कि श्रुति तो सुनने से होगा, भाव तो छात्र जब शिक्षक आपको कुछ सिखाएगा तब आएगा। तो इससे डायरेक्टली आपके बिंब बन रहे हैं साथियों, देख के कह रहे हो तो दृश्य बिंब का निर्माण हो रहा है इससे। सेकंड विकल्प इसका ही सबसे ज्यादा महत्व है इस चीज में, तो 22 में सेकंड विकल्प। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा विकास के अंगों में निम्न में से कौन सा बिंब नहीं है? वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और बाहुल्यता।
मित्रों, भाषा विकास के अंगों के अंतर्गत वाक्य विन्यास को भी सम्मिलित किया गया है, अभिव्यक्ति को भी सम्मिलित किया गया है, शब्द भंडार को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन बाहुल्यता को भाषा विकास के अंगों के अंतर्गत बिंबों में शामिल नहीं किया गया है साथियों। बेशक चौथा ही विकल्प आपका सही है। 23 में मैंने कहा था पेपर जबरदस्त बनेगा, तो ये पेपर आप कमेंट करके जाइए कैसे लगे प्रश्न साथियों, और कितने क्वेश्चन सही कर पाए, 25 कौन कर पाया, जरूर कमेंट करके जाना साथियों। आप और अच्छी तरह से तैयारी करें, आपके पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का। किस उपागम में छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में सीखते हैं? हर्बर्ट उपागम, चक्राकार उपागम, स्किनर उपागम और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उस उपागम का नाम बताइए जिसमें छोटी छोटी कक्षाओं से उच्च कक्षाओं की तरफ जटिलताओं को बढ़ते क्रम में, बढ़ते मतलब पहले सीधी चीजें और फिर धीरे धीरे जटिल चीजें सीखोगे साथियों, तो उस उपक्रम को कहा जाता है चक्राकार उपागम। क्या कहा जाता है साथियों? चक्राकार उपागम के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प 24 में राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, व्याख्यान विधि का प्रयोग इस विधि के साथ उत्तम रहता है? प्रश्नोत्तर विधि के साथ, दूरस्थ विधि के साथ, भाषा प्रयोगशाला विधि के साथ और अभिकर्मित अधिगम के साथ। तो साथियों, व्याख्यान विधि जो कि एक शिक्षक प्रधान या शिक्षक केंद्रित विधि है, यदि हम इसके साथ में दूरस्थ का तो प्रयोग करेंगे नहीं, बल्कि प्रश्नोत्तर विधि का यदि हम प्रयोग करते हैं साथियों, तो छात्रों में वो जो निरस्ता है वो दूर हो जाएगी। छात्रों से प्रश्नोत्तर पूछेंगे तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे इस विधि के साथ ही। तो इसलिए साथियों, प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 25 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन साथियों, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का अर्थ है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना और अध्यापक के द्वारा नाटक का अभिनय करना। कौन सा सही है? वाचिक अभिनय का अर्थ बताइए मित्रों। साथियों, वाचिक अभिनय का मतलब होता है एक साथ कई जो छात्र हैं इनके द्वारा जब अलग अलग पात्रों के संवाद बोले जाते हैं तो उसको ही वाचिक अभिनय कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्न में से लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण कौन सा नहीं है? अधूरा ज्ञान, अभ्यास की कमी, जल्दबाजी और गामक अपेजिया। मित्रों, लेखन संबंधी त्रुटियां अधूरे ज्ञान से होती है, अभ्यास की कमी से होती है, जल्दबाजी से होती है। गामक अपेजिया वाचन से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? वाचन से। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 27 में। ये लेखन संबंधी त्रुटियों का कारण नहीं होता है, ये वाचन संबंधी त्रुटियों का कारण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है विषय अध्यापक, एक ही शिक्षण विधि, निदानात्मक शिक्षण और उपलब्धि की जांच। मित्रों देखिए, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो निदानात्मक परीक्षण भी करवाया जाता है, उसके पहले ये भी जरूरी है। अध्यापक का होना भी जरूरी है जिस सब्जेक्ट के लिए उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं। उपलब्धि की जांच इसमें कर ली जाती है साथियों, लेकिन एक ही शिक्षण विधि को स्थायी रखना ये गलत हो गया ना। जरूरी थोड़ी कि एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करो, बदल बदल करके भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इसलिए साथियों दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 29, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अनुवाद प्रणाली और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि, तो साथियों उपयुक्त की बात की जा रही है, इसलिए आगमन प्रणाली सही रहेगा, क्योंकि ये निगमन और अनुवाद ये उच्च स्तर पर ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है आगमन की अपेक्षा, इसलिए दूसरा विकल्प 29 में सही है साथियों। तो 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक और देखेंगे, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों, हमें मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन कौशलों में सम्मिलित नहीं है पाठो स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल और शामपट्ट कौशल। मित्रों माइक्रो टीचिंग में हमने पाठो स्थापना कौशल मतलब प्रस्तावना कौशल भी सीखा था,
हमने प्रश्न कौशल भी सीखा था, हमने श्यामपट्ट कौशल भी सीखा था, लेकिन लेखन कौशल नहीं सीखा था साथियों। तो सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो साथियों चलिए आज का ये टेस्ट पूरा होता है, 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। कल मेगा टेस्ट में 3 से 4 प्रश्नों में मिस्टेक हुई थी, तो बिल्कुल उसका संशोधन आज मैं करवा दूंगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।